आज उस कंपनी की बात करेंगे और जानेंगे कि सेमीकंडक्टर से एक्चुअली इस कंपनी का कनेक्शन क्या है। क्या ये कंपनी चिप बनाता है या फैब्रिकेशन चलाता है या फिर कहानी कहीं और है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एएसएम टेक्नोलॉजीज की। अगर मैं कहूँ कि एएसएम फैब नहीं है पर सेमी की वैल्यू चेन में एक पावरफुल रोल प्ले करता है, मानोगे? तो चलिए इस वीडियो में डिकोड करेंगे डीएलएम मिक्स, डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स और मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि एएसएम का सेमी से लिंक कहाँ फिट होता है और ये मार्जिन्स को कैसा पुश करता है। हर बार की तरह सिर्फ चार्ट से समझेंगे डेटा की कहानी, नंबर से नहीं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूं आपके लिए एक नया फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। चैनल के वीडियो सेक्शन पर आपको लेटेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो भी मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन क्लिक करके भी आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएम टेक्नोलॉजी एक इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग यानी डीएलएम कंपनी है। मतलब कंपनी डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग तक एंड टू एंड सोल्यूशन देती है। इंडिया में नए प्लांट्स दाबसपेट कर्नाटका और श्री परम्बदूर तमिलनाडु में ऑपरेशनल हैं। यानी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो ऑपरेशन लिवरेज आएगा। और एक और बात, इंटरनेशनल प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेमिकॉन इंजीनियरिंग यूके में एक्विजिशन हुआ है। आपके हिसाब से इंजीनियरिंग प्लस डीएलएम मॉडल लॉन्ग टर्म में कितना पावरफुल है? कमेंट में बताओ। तो चलो प्रोडक्ट सीधे सीधे सिंपल तरीके से समझते हैं। पहला, डीएलएम यानी प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग। ये करता क्या है? यानी पीसीबी असेंबलीज, छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स, बॉक्स बिल्डिंग और टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। और ये कहाँ यूज होते हैं? इंडस्ट्रियल मशीन्स, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक जैसे ईसीयूज, चार्जर्स, क्लीन एनर्जी टेक और सेमीकॉन यानी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में। इसका डिमांड क्यों है? मेक इन इंडिया चल रहा है और प्रोडक्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट बढ़ रहा है और क्लाइंट चाहते हैं कि डिज़ाइन से मैन्युफैक्चरिंग तक एक ही पार्टनर रहे, ताकि टाइम टू टाइम यानी मार्केट फास्ट हो। और दूसरा, इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये करता क्या है? यानी डिज़ाइन, कैड, एम्बेडेड फर्मवेयर, प्रोटोटाइपिंग, वैलिडेशन और लाइफ साइकिल सपोर्ट। और ये कहाँ यूज़ होता है? प्रोडक्ट के पूरे लाइफ साइकिल में, इंडिया से टेस्टिंग और मेंटेनेंस तक। और इसकी डिमांड क्यों है? क्योंकि ग्लोबल आर&डी और आउटसोर्सिंग बढ़ रहा है। कॉस्ट प्लस स्पीड एडवांटेज मिलता है और डिजिटल एआई लेड रीडिजाइन की वजह से काम तेज हो रहा है। आप बताओ, फ्यूचर में गुड्स या डीएलएम का शेयर 30% तक जा सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो अब देखते हैं सेमीकंडक्टर का क्या लिंक है। तो एएसएम चिप नहीं बनाता है, ये डाउनस्ट्रीम सेमीकंडक्टर चेन में डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग करता है। यानी पीसीबी असेंबलीज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मॉड्यूल्स, बॉक्स बिल्ड्स, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। कहाँ लगता है? ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स, मेडिकल डिवाइसेस, क्लीन एनर्जी, आईओटी, जहां इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट तेजी से बढ़ रही है। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया का ईएसडीएम पुश प्लस सप्लाई चेन लोकलाइजेशन, स्टिक्की और मल्टी ईयर प्रोग्राम्स। स्टिक्की यानी क्लाइंट ने एक बार क्वालिफाई किया तो वंस इन स्टेज इन, यानी वेंडर सालों तक सेम मल्टी ईयर 2 से 3 साल के रिपीटेड ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। प्रॉफिट एंगल देखें तो डीएलएम हायर वैल्यू ऐड करता है। जैसे जैसे प्लांट यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, मार्जिन्स और इम्प्रूव होंगे। की पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एएसएम के पास है 4 प्लान्स, 6 डेवलपर सेंटर्स और 10 से ज़्यादा ऑफिसेस। और नए प्लान्स दाबास्पेट और श्री परम्बदूर ऑलरेडी ये लाइव हो चुके हैं, मतलब नेक्स्ट लेग यूटिलाइजेशन से आएगा। ग्रोथ का फ्यूल क्या है? 510 करोड़ का एक्सपेंशन एमओयू बन चुका है और सेमिकॉन यूके एक्विजिशन यानी ग्लोबल प्रोग्राम्स के दरवाजे खुल रहे हैं। और मॉडल बी टू बी है, तो डीलर्स रिटेलर्स की गिनती रिलेवेंट नहीं है। अब असली फोकस यूटिलाइजेशन, कैश कलेक्शन और रिपीटेड ऑर्डर्स, यहीं से नेक्स्ट अपस्विंग डिसाइड होगा।
तो रेवेन्यू का ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं। तो कंपनी का मेजर हिस्सा है सर्विस से आता है, यानी 73% के आसपास, और गुड्स यानी डीएलएम 27% कंट्रीब्यूट करता है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट्स की रेवेन्यू की। तो डोमेस्टिक से 75% और एक्सपोर्ट से 25%, मतलब स्टोरी अभी इंडिया ड्राइवन है। FY24 में डोमेस्टिक 56% था, FY25 में जंप करके 75% डिमांड का बल्क यहीं से आया है। अब बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर्स की। कंपनी एग्जैक्ट प्रॉफिट स्प्लिट डिस्क्लोज नहीं किया है अपने एनुअल रिपोर्ट्स में, ये सिर्फ मैंने एस्टिमेट किया है। तो सर्विसेज से 56.5%, डीएलएम से 43.5%, बेस सर्विसेज पर प्रॉफिट सर्च डीएलएम मिक्स प्लस यूटिलाइजेशन से आया है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की। डीएलएम कैपेसिटी स्केल करके क्लाइंट्स में वैलेंट शेयर बढ़ाने की प्लान है। फिर ऑपरेटिंग लेवरेजेस को चेस करके यूटिलाइजेशन यानी यील्ड को ऊपर ले जाने के लिए कॉम्प्लेक्स डीएलएम बिल्ड्स ज़्यादा करना चाह रही है। जोग्राफिकल एक्सपैंड करना, जैसे सेमिकॉन यूके में नया प्लान, और फाइनली नए टैलेंटेड और प्रोसेस स्ट्रॉन्ग ऑन टाइम फर्स्ट टाइम राइट डिलीवरी करना चाहती है। अब बात करेंगे रेड फ्लैग्स की। पहला, वर्किंग कैपिटल टाइट है, रिसीवेबल्स हाई, यानी FY25 कैश फ्लो नेगेटिव था, तो टोटल कलेक्शंस पे नज़र रखना चाहिए। दूसरा, डेट और इंटरेस्ट रेट्स बड़े हैं। तो तीसरा, वैल्यूएशन प्रीमियम PE 145 पे है, अगर ग्रोथ स्लिप हुई तो डी रेटिंग का रिस्क है। आपको सबसे बड़ा रिस्क क्या लगता है? अब बात करेंगे ग्रीन फ्लैग्स की। पॉजिटिव क्लियर है, FY25 में स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड, यानी मार्जिन 16%, एबिटा 47 करोड़ तक पहुंच गया, डीएलएम मिक्स 27% तक आ गया है, प्लान्स लाइव हैं, स्केल पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। बैलेंस शीट में रिजर्व ज़्यादा हैं डेट के मुकाबले में, और सेमिकॉन यूके से ग्लोबल रीच मिल रही है। शॉर्ट में कहूँ तो स्केल प्लस मिक्स प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू अर्निंग्स मोमेंटम का सपोर्ट। चलो अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्स। यहाँ पे चार्ट क्या कह रहा है। FY25 से FY23 तक सेल्स 137 से 192, फिर 220 स्टडी ऊपर रहा। FY24 में स्लिप हुआ, 202 के आसपास आया, और FY25 में स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, लगभग 289 करोड़ तक, यानी 43% का ईयर ऑन ईयर जंप। 4 साल का ओवरऑल पेस अगर देखेंगे तो 20% का CAGR, मतलब कंपनी की डिमांड एंड एग्जीक्यूशन इंप्रूव हुई है। डिप के बाद मोमेंटम वापस पकड़ा है, बिजनेस अब बिगर स्केल पर काम कर रहा है, इसलिए सेल्स स्पाइक दिख रही है। इन्वेस्टर एंगल ग्रोथ ट्रैक पॉजिटिव, लेकिन आगे सस्टेनेबिलिटी देखनी होगी, मार्जिन्स, कैश फ्लो और ऑर्डर पाइपलाइन। अब चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख लेते हैं। तो पहले के 3 साल मार्जिन धीरे धीरे 12 से 9% आ गया। FY24 में तो सीधा 3% तक, यानी कॉस्ट ज़्यादा यूटिलाइजेशन कम, पर FY25 में गेम पलट गया, 16%, यानी टारगेट लाइन जो 15% की है उससे ऊपर। तो क्यों? प्लान्स फुल लोड पे, प्रोडक्ट मिक्स बेटर, ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा। अब असली सवाल कि क्या ये 16% टिकता है या नहीं, प्राइसिंग पावर, यूटिलाइजेशन और रॉ मटेरियल कॉस्ट डिसाइड करेंगे आगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो सिंपल से समझते हैं एबिटा वर्सेस नेट प्रॉफिट। FY21 से FY23 तक एबिटा 17, 21 स्टेबल था, पर नेट प्रॉफिट 9, 14, 17 यानी घटा। FY24 में सीन खराब हो गया, एबिटा 6 और नेट प्रॉफिट घटकर -7%, यानी यूटिलाइजेशन लो प्लस कॉस्ट हेवी थे। FY25 में गेम पलट गया, एबिटा बन गया 47 और नेट प्रॉफिट जाकर पहुंचा 25 तक, यानी लॉस से स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट में आ गई। बॉटम लाइन, ऑपरेशन सुधरे, मिक्स स्केल का फायदा मिला। अब देखना है ये पेस कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल और इंटरेस्ट कवरेज में सस्टेन होता है या नहीं। तो रिजर्व वर्सेस बोरोइंग्स का यहाँ देखते हैं। FY21 से FY22 में रिजर्व्स बोरोइंग से ऊपर थे और FY23 में पलट गया,
बोरोइंग्स बन के 74 और रिजर्व 61, यानी एक्सपेंशन फेज में डेट उठाया। FY24 से बैलेंस शीट स्ट्रांग हुई है, रिजर्व 130 और डेट 82। FY25 में गैप और बढ़ा, रिजर्व 153 और डेट 86, लेवरेज कंट्रोल में। बॉटम लाइन यानी डेट से स्केल अप हुआ है पर प्रॉफिट स्ट्रेंथ से क्वेश्चन बन गया है। अब देखते हैं ईपीएस का सफर। 7.74, 13.28, 8.68, -3.64, 22.04, यानी FY21 से FY25 तक का सफर। FY24 में झटका लगा है और FY25 में रिकॉर्ड रिबाउंड किया है, मतलब टर्न अराउंड क्लियर। अब देखना ये है लेवल सस्टेन होता है या नहीं। तो अब वैल्यूएशन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो ROC 19%, ROE 16.8%, रिटर्न्स ठीक ठाक अच्छे हैं। P 145, जबकि इंडस्ट्री 30x तक है। वैल्यूएशन काफ़ी महंगी है, मार्केट फ्यूचर ग्रोथ पे बेट कर रहा है। डेट टू इक्विटी 0.52 है, लेवरेज मैनेजेबल, बैलेंस शीट टाइट नहीं है, मतलब बिजनेस रिटर्न डिसेंट, डेट कंट्रोल में, पर स्टॉक प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है। आगे वैल्यूएशन जस्टिफाई तभी होगा जब ईपीएस ग्रोथ, मार्जिन्स और कैश फ्लो कंसिस्टेंटली डिलीवर करते हैं। प्रोमोटर्स 57.09% मार्च में थे और 56.83%, यानी हल्का सा डिप। FIS 0.23% और 0.67% लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा है। DIs की बात करेंगे तो 0.02% अभी भी नेग्लिजिबल है। पब्लिक की बात करेंगे 42.67% था और 42.47 लास्ट क्वार्टर में एक माइनर से डाउन हुआ है, मतलब प्रोमोटर कंट्रोल स्टेबल है 57 पर। FIs की एंट्री बढ़ रही है, अर्ली कॉन्फिडेंस सिग्नल है, पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, लिक्विडिटी इम्पैक्ट मिनिमल है। चार्ट पे भी एक नज़र डाल लेंगे तो आज के दिन में इसकी प्राइस है लगभग 4000 के आसपास और ऑल टाइम रिटर्न्स 59,000% दे चुका है। 2021 तक चार्ट फ्लैट था और फिर 2021 से 24 तक ग्रो किया है और 2025 में एक बड़ा स्पाइक आया है। तो दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। FY25 का टर्न अराउंड सॉलिड, मार्जिन वापस, प्रॉफिट ऊपर और DLMX इंप्रूव हुआ है। अब गेम है यूटिलाइजेशन प्लस कैश कन्वर्जेशन का। वैल्यूएशन प्रीमियम है, इसलिए एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। आप बताओ आपको क्या लगता है, क्या ये पेस FY26 में भी सस्टेन होगा या नहीं? और थर्सडे और संडे के फंडामेंटल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट्स, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन ही मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो चैनल को ग्रो करने में मेरा साथ ज़रूर देना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।